कहानी शुरू होती है युंजो में, एक बहुत ही आलीशान 5 सितारा होटल में। अंदर एक लाल बाल वाली लड़की जिया याओ शावर से निकलती है और तौलिया में लिपटी होती है। दूसरी कमरे में एक आदमी फांग चियाओ उसकी किसी कपड़े की खुशबू सूंघ रहा होता है। लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और कोई बताता है कि खाना आ गया है। पता चलता है कि डिलीवरी वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो है जो अपना काम कर रहा है। तो फांगो दरवाज़ा खोलता है और उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। ठीक इसके बाद जिया कमरे से बाहर आती है और वो आदमी से पूछती है कि क्या उसने उसके कपड़े ले लिए। हमारा हीरो इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है और बैग गिरा देता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फंग याओ गुस्से में आ जाता है और हमारे हीरो को गालियां देने लगता है। चिल्लाने के बीच जियो उसे डार्लिंग कहता है, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर फंग याओ सब समझ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका बेकार पति तो बस डिलीवरी वाला है। तब हमारे हीरो को याद आता है कि कैसे 3 साल तक उसे उसके परिवार के घर में नीचा दिखाया गया था। अब वर्तमान में वो उससे साफ पूछता है कि वो धोखा क्यों दे रही है उस पर। जिया याओ ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि क्योंकि वो बस एक बेकार डिलीवरी वाला है। और बात और बिगाड़ते हुए वो फांगचो को एक ताकतवर परिवार का अमीर जवान मालिक के तौर पर पेश करती है। फिर जिया याओ उसे नीचा दिखाती है, कहती है कि सिर्फ फांगचो जैसे आदमी उसके लायक हैं, कोई गरीब और बिगड़ा हुआ नहीं। और सबसे ऊपर फांगचो उसे 5 स्टार रेटिंग देने की पेशकश करता है अगर वो घुटने टेककर माने कि वो गलत था। हमारा लड़का इन सबको बेइज्जत कहकर मना कर देता है और सवाल उठाता है कि क्या अमीर होने का मतलब है कि उन्हें ऐसे बेशर्माना व्यवहार करने का हक मिल जाता है वो। फिर फांगचो हमारी कहानी के नायक को नज़रअंदाज करके जियो के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जल्दी करता है, उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। ये देखकर जियो पागल हो जाता है और याचेन से चिल्लाता है कि उस आदमी को तुरंत छोड़ दो। याचेन धमकी देती है कि अगर वो अभी नहीं गया तो वो सिक्योरिटी को बुलाएगी। इसके साथ ही याचेन को याद आता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था जब उसके दादा ने उसके लिए दुल्हन तय की थी। उसे याद आता है जब उसने पहली बार जेयो को कार में देखा था। उस वक्त उसे लगा था कि उसके सामने लंबा सफ़र है और उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताए, लेकिन जैसे ही वो हकीकत में लौटता है उसे समझ आता है कि ये सब एक धोखा था और वो उसे चेतावनी देता है कि उसे इसका पछतावा होगा। जाते जाते जिया हंसती हुई कहती है कि उसका सबसे बड़ा पछतावा है कि उसे उसके जैसा बेकार पति मिला। बाहर स्कूटर पर हमारे हीरो को फोन आता है। एक सज्जन उसे बता रहे होते हैं कि वोंग परिवार के दामाद के रूप में उसका 3 साल का टेस्ट पूरा हो चुका है, इसलिए अब हमारे हीरो का अगला मिशन बड़ी शहर में एक बिजनेस ट्रायल होगा। साथ ही वो सज्जन उसे जानकारी देते हैं पुराने मालिक ने वॉशिंग ग्रुप खरीद लिया और उसे चेयरमैन बना दिया। फिर वो आदमी जवान मैडम के बारे में पूछता है, लेकिन हमारे हीरो कहता है कि वो उसकी फैमिली के लायक नहीं है। बाद में ओरियो घर आता है और एक अनहोनी नज़ारा देखता है। वो देखता है कि हमारा लड़का अपने बैग पैक कर रहा है और पूछता है कि क्या वो इतनी छोटी बात पर घर छोड़कर भाग रहा है। गियो भी उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो वहां मुफ्त में खाता पिता है तो उसे ये सब झेल लेना चाहिए। लेकिन यचन फट पड़ता है और वो सारी बेइज्जतियां जो उसने 3 सालों तक सही वापस उसकी फेस पर फेंक देता है। वो चिल्लाता है कि उसने सब कुछ सहा है, वो उसकी परवाह करता था इसलिए सहता रहा, लेकिन अब और नहीं। आंखों में आग लिए हमारा हीरो आखिरकार तलाक मांगता है, जिससे वो महिला हैरान रह जाती है। उसे उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं होता और वो अभी भी उसे बेकार कहकर दोषी ठहराने की कोशिश करती है। जेयो धमकी देता है कि वो लग्जरी अपार्टमेंट और कार दोनों खो देगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में वो तलाक मान लेती है और शिकायत करती है कि उसका दादा उसे एक नाकाम इंसान से शादी करवा दिया। तब हमारा हीरो सुझाव देता है कि वे अगले दिन सुबह सब कुछ सिटी हॉल में सुलझ गया, लेकिन वो बहाना बना देती है कि कल उसकी दादी का 80वां जन्मदिन है। वो ये भी कहती है कि उसे पहले परिवार से बात करनी होगी क्योंकि ये एक पुरानी बात थी। जैसे ही हमारा हीरो वहां से चल देता है वो चिल्लाती है कि उसे पछतावा होगा और वो वापस घुटनों के बल आएगा। हीरो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है उसे फोन आता है कि कार उसके लिए कोने के पास इंतजार कर रही है, और जब वो कोना मुड़ता है तो उसकी मुलाकात रोल्स रॉयस की एक पूरी फ्लीट से होती है। कई आदमी सूट में उसे यंग मास्टर कह रहे थे। बारिश हो रही थी पर उनमें से एक ने छतरी देने की कोशिश की, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। वो कहता है कि गिरती बारिश उसकी सोच साफ कर देगी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद। फिर उसके एक अधीनस्थ ने उस पर कोट डाल दिया और हमारा लड़का आखिरकार कहता है कि चलने का टाइम हो गया है। लग्जरी कारों का काफिला तेजी से निकलता है जो सड़क पर हर किसी की नजरें खींच लेता है। लोग हैरान हैं कि इतने सारे रोल्स रॉयस एक साथ कैसे आए और सोच रहे हैं क्या चल रहा है। यहां तक कि जी याओ भी वो उसकी खिड़की से शोर सुनता है और सोचता है कि कहीं कोई खास आया है क्या। कार के अंदर हमारा हीरो अपनी असली पहचान के बारे में सोचता है, क्योंकि दुनिया को वो नहीं पता, लेकिन याय परिवार सबसे रहस्यमय और अमीर है,
जिनके पास $100 अरब की संपत्ति है। थोड़ी देर बाद उसे एक हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि याय परिवार के लोग 3 साल की उम्र से ही कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा परिवार के बुजुर्ग उन्हें खास टेस्ट भी देते हैं ताकि उनकी क्षमता और मजबूत हो किरदार। और 3 साल पहले उसके दादा ने उसे पहचान की परीक्षा के लिए वोंग परिवार के पास एक बिल्कुल अनजान के रूप में भेजा था। तब उसने खुशी खुशी उस चुनौती को स्वीकार किया था। लेकिन अब सारी बातें पूरी तरह बदल चुकी हैं। सारी तकलीफों के बावजूद उसकी आंख से एक आंसू गिरता है। उसकी परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई है और उसके लोग उसे वापस स्वागत करते हैं। और अब एक विशाल हवेली के सामने खड़ा हमारा हीरो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि यचन वापस आ गया है। इसी बीच अगले दिन सुबह 10 बजे वोंग परिवार शशानविला इलाके में एक पार्टी के लिए इकट्ठा होता है। वहां जियाओ की दादी वोंग परिवार की मुखिया हमारे लड़के की गैर मौजूदगी देखती हैं और उसे निकम्मा कहती हैं। जयाओ शर्मिंदा होकर झूठ बोलता है कि शायद वो काम पर गया होगा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन उसकी कजिन्स वोंग युआन और वोंग शियाओई उसे डिलीवरी वाले का काम करने पर ताना मारना शुरू कर देते हैं। तानों को सुनकर दादी गुस्से से भर जाती हैं और तुरंत हमारे नायक को बुलाने को कहती हैं कि उसे कोई शिष्टाचार नहीं है। कोई रास्ता न देखकर जियायाओ फैसला करता है कि सबको बताएगा कि वे असल में तलाक लेने वाले हैं। पुरानी औरत हैरान होकर चिल्लाई, पूछा कि शादी तो तयशुदा थी, फिर किसी ने इन्हें ये करने की इजाज़त क्यों दी। जयाओ फिर रोने लगा और एक झूठ गढ़ा कि ये चेन उसे धोखा दे रहा है ताकि अपनी जान बचा सके। दादी उस झूठ में आ गईं और गुस्से में हमारे हीरो को जानवर कह दिया कि उसने अपनी पोती को धोखा दिया है। एक चचेरे भाई ने तो गुपचुप जियाओ से कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने किसी और को देखा, क्योंकि उसने कभी उसे छुआ तक नहीं। फिर भी बूढ़ी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जोर देकर कहा कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। ऐसा करने के लिए वो उन्हें तुरंत उसे फोन करने का आदेश देती है ताकि परिवार की सजा दे सके। जियो आज्ञाकारी होकर अपना फोन निकालती है कॉल करने के लिए और दूसरी तरफ हमारे हीरो का फोन उठता है। जियायाओ उससे बताती है कि उसकी दादी उसे मिलना चाहती हैं, लेकिन हमारा हीरो जाने से इनकार कर देता है। फिर वो फोन काट देता है, जिससे जिया पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है उसकी इस बेइज्जती पर। वो बूढ़ी औरत से कहती है कि वो नहीं आ रहा और दादी उसकी इस बदतमीजी पर और भी ज्यादा नाराज हो जाती हैं। फिर दादी अपने चचेरे भाई शी से कहती हैं कि जाओ जबरदस्ती उसे पकड़ो, और वो लड़का तो इसे भुनाने के आइडिया से खुश है। जैसे ही कजिन आत्मविश्वास से निकलता है, वोंग परिवार देख रहा है कि आगे क्या होगा। तभी बूढ़ी औरत मौका पाकर सबके सामने एक बड़ी बात बताती है। वो कहती है कि कल ही एक नया रहस्यमयी चेयरमैन हैशिंग ग्रुप का काम संभाल गया है, और चूंकि वोंग परिवार के पास $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर है, उन्हें नए बॉस को खुश करना होगा। इस बीच हमारे हीरो के एक आदमी उससे पूछता है कि वो अभी भी डिलीवरी यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए है। हमारा लड़का बताता है कि आज उसका कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है और उसे जो शुरू किया है उसे ख़त्म करना है, क्योंकि अभी अपनी असलियत बताने का वक्त नहीं आया है और बेहतर होगा कि वो अपने दुश्मनों को छुपकर देखे। उसी वक्त शियाओजी हमारे हीरो को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो कहाँ है ताकि वे बात कर सकें। हमारा हीरो तब उसे बताता है कि वो L1 रेसिडेंशियल कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा है। शियाओजी एक शरारती मुस्कान देता है और कहता है कि वहीं रुको, क्योंकि वो रास्ते में है। इसके बाद कजिन अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देता है। स्पष्ट था कि उसे रौंदने की पूरी नीयत थी। शियाओई हमारे हीरो से कहता है कि कार में बैठ जा, क्योंकि दादी उसे देखना चाहती हैं। लेकिन हमारा लड़का उसे चेतावनी देता है कि तलाक कोई नहीं रोक पाएगा। कजन गुस्से में कहता है कि दादी परिवार की सजा देना चाहती हैं। वह उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। फिर हमारे नायक ने अपना हेलमेट उतारा और पूछा कि क्या जियायाओ ने ये बात कही थी। जब उसने हाँ में जवाब दिया तो वो खुद को रोक नहीं पाया और फिर हमारा लड़का जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसका कजिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो जाता है और जियो को बेइज्जत कहते हुए झूठा कहता है। शाजी उसकी डराने वाली नज़र से डर जाता है, जो किसी बड़े अफसर जैसी लगती है। फिर भी कजिन उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन हमारा हीरो फिर से मना कर देता है। शाजी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है ताकि हाथापाई करके सब सुलझ ले और तुरंत ही हमारे लड़के पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो आसानी से बच जाता है और कजिन के चेहरे पर थप्पड़ जड़ देता है। शर्मिंदा होकर वो लड़का हाथ निकालता है, चाकू लेकर हमारे हीरो को खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन वो एक बार भी हिलता नहीं और बिना किसी मेहनत के वार से बच जाता है। फिर हमारा हीरो चुपके से उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जमीन पर गिरा हुआ शियाओई हमारे बंदे को सुनता है कि अब वो वोंग परिवार का पालतू नहीं रहेगा, क्योंकि अब से कोई भी उसे तब तक नहीं चलाएगा जब तक वो खुद इजाजत न दे। हार मानते हुए कजिन बस धमकी दे सकता है जब हमारा हीरो वहां से चला जाता है।
इसी बीच जन्मदिन की पार्टी वनहाव होटल में अभी भी चल रही है। वोंग परिवार ने शी की कार आती देख उत्सुकता से इंतजार किया। दादी तो अपने पोते की फुर्ती की तारीफ करने लगी, सोच रही थी कि उसने हमारे हीरो को साथ लाया है। लेकिन सबकी हैरानी की बात यह हुई कि लड़का पूरी तरह से जख्मी होकर कार से बाहर निकला और सीधे अपनी दादी के पास दौड़ा। दादी हैरान होकर पूछा कि उसे किसने मारा, तो उसने तुरंत जिया याओ के बेकार पति को दोषी ठहराया। वोंग ज़िक्योंग गुस्से में आग बबूला हो गए और कसम खाई कि वो हमारे लड़के को तबाह कर देंगे। कजिन ने पुलिस बुलाने की सलाह दी, लेकिन दादी के मन में कुछ और ही योजना थी। वो कहती है कि ये बहुत बेइज्जती होगी और वो इस मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाएगी। फिर बूढ़ी औरत शांग से कहती है कि वो अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाए। आधे घंटे बाद हमारे हीरो हुयुआन कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा होता है। तभी दो गुंडे उसके आसपास आ जाते हैं और बिना कोई बहाना किए उसके साथ चलने को कहते हैं। हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये लोग वोंग परिवार की तरफ से भेजे गए हैं और जाने से इनकार कर देता है। तब गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और पहले उसके हाथ तोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गया। दोनों गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से चिल्ला रहे थे। हमारा लड़का फिर आराम से चला गया, ये सोचकर कि उसका काम खराब नहीं हुआ। लेकिन एक गुंडा उठ गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसे रुकने को कहा। वो बदमाश फिर पीछे से उसे पकड़ने लगा, छोड़ने नहीं दे रहा था। हमारे हीरो को बस खाने की फिक्र थी, जो सौभाग्य से खराब नहीं हुआ था। इसके बाद वो अपनी स्कूटर पर चढ़ा और दिन की आखिरी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। बूढ़ी मैडम वोंग का जन्मदिन का जश्न जोर शोर से चल रहा था, लग्जरीज वानहा होटल में झूला झूलते हुए। इसी बीच वोंग ज़िकिंग अपनी मां को बताता है कि उसने जो गुंडे रखे थे वो पूरी तरह से ये चेन से धूल चटा गए। ये सुनकर परिवार की मुखिया गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि क्या वो बेकार दामाद असल में कोई गुप्त मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है। तभी एक आदमी घोषणा करता है कि डिलीवरी कंपनी के बड़े बॉस मक्खन आए हैं अपनी श्रद्धांजलि देने। वोंग ज़िक्योंग उन्हें तुरंत हमारे मुख्य किरदार का बॉस पहचान लेता है और अपनी मां से फुसफुसाकर कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। इसके बाद मकुन अपना परिचय देता है और जन्मदिन वाली महिला को एक बहुत ही महंगी वाइन की बोतल गिफ्ट में देता है। वो जबरदस्ती धन्यवाद कहती है और मकुन उसकी बुरी मूड को समझ जाता है। बूढ़ी महिला बताती है कि उसका परिवार कुछ परेशानियों में फंसा हुआ है। तभी वोंग जांग मकुन को अलग ले जाकर ये चेन के बारे में बताने लगता है। वो सीधा उसके सामने झूठ बोलता है, कहता है कि वो लड़का धोखा दिया और उसके बेटे को तकलीफ भी पहुंचाई, जिससे बॉस पूरी तरह हैरान रह जाता है। वोंग ज़िक्योंग मासूमियत दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर तुरंत सुझाव देता है कि बॉस उसकी मदद कर सकता है। और फिर वो बताता है कि ये चेन मकुन की कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करता है, जो सुनकर सबको बड़ा चौंका देने वाला था। अमीर परिवार को खुश करने के लिए मकुन पूरी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि वो खुद सब संभाल लेगा। उसी बात पर बॉस एक कर्मचारी को बुलाता है और उससे कहता है कि वो वनहा होटल के लिए एक नकली डिलीवरी ऑर्डर बना दे। 15 मिनट बाद हमारा हीरो अपनी स्कूटर लेकर पार्टी वाले जगह के सामने पहुंचता है, पूरी तरह से अनजान। फिर चेन अपना फोन उठाता है और माउन को कॉल करता है, बताता है कि उसने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। एक शरारती हंसी के साथ माकुन कहता है कि वी चेन ऑर्डर सीधे पार्टी हॉल में ले आओ। हमारा लड़का इसे अजीब समझता है और कहता है कि डिलीवरी वाले अंदर नहीं जा सकते, लेकिन फिर वो होटल को पहचान लेता है। दूसरी तरफ माकुन और बूढ़ी मैडम वोंग बस एक दूसरे को घातक नज़र से देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अपनी आवाज़ बदली, वो मानने का नाटक करता है और ड्राइवर से कहता है कि होटल के दरवाजे पर इंतजार करो, ऑर्डर सौंप दो। पूरे माहौल पर शक करते हुए हमारा हीरो डिलीवरी बैग लेकर हॉल में जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो देखता है कि उसका बॉस वोंग परिवार के साथ है और तुरंत समझ जाता है कि वो एक जाल में फंस गया है। सबके सामने माकुन उस जवान लड़के की ओर इशारा करता है और चिल्लाता है कि अपनी वर्दी उतारो और अपना बैज सौंप दो। याचेन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और नाखुश अंदाज में पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वोंग शिया सामने आता है और उसे बेवकूफ़ कहता है कि वो अपनी ही पहचान क्यों नहीं पहचान पाया बॉस मकुन। मक्खन ताना मारते हुए हंसता है और कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो जो मैनेजर उसे नौकरी पर लेकर आया है उसे फ़ोन करवा दूंगा। और बस ऐसे ही येचिन का फ़ोन बज उठता है। कॉल उसके मैनेजर का है, जो बता रहा है कि कंपनी के प्रेसिडेंट को अपमानित करने की वजह से उसे निकाल दिया गया है। हमारा हीरो काफ़ी नाराज़ है क्योंकि वो गरिमा के साथ नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो पूरे भीड़ के सामने अपनी डिलीवरी जैकेट का जिप खोलने लगता है। वोंग जुकियांग और उसका बेटा हंसने लगे और उसे नीचा दिखाने लगे, पूछने लगे कि उसकी सारी घमंड कहाँ चली गई। जैसे ही वो जैकेट उतारता है, याचेन आराम से पूछता है कि क्या माकुन का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इस साल ख़त्म होने वाला नहीं है। माकुन हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, लेकिन जल्दी से जोड़ता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है।
हमारा नायक मुस्कुराता है और बताता है कि अब उसे राजधानी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब कंपनी का एजेंट नहीं रहेगा। माकुन गुस्से में चिल्लाता है, पूछता है कि ये सोचता कौन है, और फिर अपनी बातों का घमंड दिखाने लगता है सीईओ के साथ दोस्ती। जवान लड़के की हिम्मत देख बूढ़ी मैडम वोंग का धैर्य जवाब देने लगता है और वो उसे वहीं घुटने टेकने का आदेश देती है। वो उसे अपने पोते को धोखा देने और मारने का आरोप लगाती है और सबके सामने परिवार का न्याय करने का ऐलान करती है। याचेन हल्की सी मुस्कान देता है और पूछता है कि उसे क्यों घुटने टेकने चाहिए। मातृशक्तियों से कहता है कि अपने सपने देखते रहो। बूढ़ी औरत उसे याद दिलाती है कि 3 साल पहले उसने वादा किया था कि अगर उसने कभी कुछ गलत किया तो परिवार का न्याय स्वीकार करेगा। हमारे नायक वो अपने सीने पर हाथ रखता है और पक्का करता है कि उसकी बात अभी भी कायम है, क्योंकि वो अपने वादे का आदमी है। जवाब सुनकर संतुष्ट वोंगजियांग अपने लोगों को आदेश देता है कि परिवार की बड़ी ड्रैगन वाली रूलर लाकर लाओ। कुछ ही पलों में उसके एक गुंडे के हाथ में सुनहरी रूलर आती है, जिसके सिरे पर ड्रैगन का सिर बना होता है। मेहमान दंग रह जाते हैं और धीरे से कहने लगते हैं कि उस चीज से मार खाकर कम से कम 3 दिन तक दर्द होता होगा। बूढ़ी मैडम वोंग नफरत भरी नजरों से वोंगजिकियान को आदेश देती है कि वो एचेन चेन को उस चीज से 20 बार मारे। तभी जियो याओ के पिता बीच में आ गए और बोले कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने अपने दामाद को संभाला नहीं, अब वो खुद ही संभालेंगे। लेकिन कुछ करने से पहले जियो अचानक सामने आ जाती है और लाइनर पकड़ लेती है, कहती है कि वो ही अपने पति को मारेगी। हमारा हीरो उसे घूरता रहता है, सोचता है कि धोखा खाने और गलत आरोप झेलने के बाद अब उसकी अपनी पत्नी उसे मारना चाहती है। चेन तंज कसते हुए कहता है कि उसने वाकई में कमाल की पत्नी पाई है और जियो बस बड़बड़ाती रहती है। वो दावा करती है कि सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति को मार सकती है, क्योंकि दूसरों को ऐसा करने देना उसके लिए शर्म की बात होती। वोंग शाई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपनी कजिन से रूलर छीनने की कोशिश की, जो उसके इस अचानक कदम पर हैरान रह गया। गुस्से में कजिन चिल्लाया कि वो हमारे हीरो का मुंह बिगाड़ देगा और रूलर उठाकर मारने लगा। लेकिन ये चेन बहुत तेज था और आखिरी पल में वार से बच गया, जिससे उसका कजिन चौंक गया। मौका पाते ही हमारे हीरो ने वोंग शाई के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो उड़ते हुए। मेहमानों के जबड़े टूट गए, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि परिवार के दामाद ने अभी अभी उस दिखावे वाले को धक्का दे दिया। बूढ़ी मैडम वांग गुस्से में चिल्लाईं कि यहाँ कई मालिक और डायरेक्टर मौजूद हैं जो उसे वहीं पकड़वा सकते थे। वो खुद को बचाने लगा, कहता है कि सबने देखा कि वांग शियाओ ने उसे पहले मारा था और उसने तो सिर्फ अपनी रक्षा की थी। जिया के पिता ने उसे बेईमानी का ठहराया, क्योंकि उसने परिवार की न्याय व्यवस्था को मानने का वादा तोड़ा। हमारा नायक समझाता है कि वो इसे स्वीकार करेगा, सजा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि उसने सच में कुछ गलत किया हो। फिर परिवार की बुजुर्ग महिला चिल्लाती है कि उसने गियाओ को छुपके धोखा दिया और उसके पोते पर हाथ उठाया। पूछती है कि क्या ये सब काफी नहीं था। या चेन चिल्लाकर जवाब देती है कि वो 3 साल तक उसकी पोती से प्यार करता रहा और असली धोखेबाज तो गियाओ है, जो फांग चाओ के साथ होटल गया था। मेहमान लोग फांग चाओ के बारे में बातें करने लगते हैं और अफवाहें उड़ती हैं कि वांग परिवार उसे दामाद बनाना चाहता था। हताश होकर जियाओ उनसे विनती करता है कि वो ये सब ना सुने और एक कहानी बना देता है कि उसने उससे मुलाकात की थी फैंग शियाओ के साथ बिजनेस डिस्कस करने के लिए। हमारा हीरो जिया याओ से पूछता है कि क्या तुम्हें बिजनेस मीटिंग के लिए होटल का कमरा और बाथरूम चाहिए। उसी वक्त संयोग से फैंग चाओ खुद पार्टी में आ जाता है, जिससे सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। जन्मदिन का तोहफा लेकर वो ग्रुप के पास जाता है और पूछता है क्या चल रहा है। जिया याओ उसके पास दौड़ती हुई आती है, खुद को पीड़ित दिखाते हुए कहती है कि येन उस पर अफेयर का इल्जाम लगा रहा है। लड़की को गले लगाते हुए फैंग चाओ सबको कहता है कि उस लड़के की बात मत सुनो, वो कहता है कि वे मासूम हैं। फिर वो हर किसी को चुनौती देता है कि कोई सबूत दिखाओ, अपने मन में सोचते हुए कि उसने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए हैं। बात बदलते हुए वो कहता है कि बदनामी की असली वजह कुछ और है और बताता है कि वो लड़का भी डिलीवरी ड्राइवर है। फांग चाओ झूठ बोलता है, कहता है ड्राइवर का रवैया बहुत खराब था और उसने खाना जमीन पर फेंक दिया था, इसलिए उसने बुरा रिव्यू दिया। जीत की मुस्कान के साथ वो मक्खन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि बॉस कंपनी में सब कुछ कंफर्म कर सकता है रिकॉर्ड्स। मकुन अपना फोन निकालता है और ठीक वैसा ही एक स्टार वाला नेगेटिव रिव्यू दिखाता है, जैसा अमीर आदमी ने बताया था। मेहमान हमारे हीरो को नीच आदमी कहने लगते हैं, जो बस बदला लेने आया था। बिना घबराए ये चेन उस जोड़े की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वे ये नहीं बताएंगे कि उसने खाना क्यों फेंका। जे याओ उस पर आरोप लगाता है कि वो अपनी नौकरी के प्रति समर्पित नहीं है और दबाव संभालने की उसकी क्षमता बहुत खराब है। हमारा हीरो जोर जोर से हंस पड़ता है, सोचता है कि उसे क्या उम्मीद हो सकती है, शायद उसने उसके लिए छोड़ दिया होगा। फिर वो बूढ़ी मैडम वोंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है कि उसने धोखा दिया। इस सवाल का सामना करते हुए बूढ़ी मैडम वोंग चुप रह जाती हैं और गिया याओ नजरें गिरा लेता है, कुछ कहने को नहीं पाता।
मातृशक्ति फिर कहती है कि चूंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है तो धोखा देने की बात भूल जानी चाहिए, लेकिन हमला नहीं। हमारा नायक पलटकर कहता है कि वोंग शियाओ ने उस पर हथियार से हमला किया था और धमकी देता है कि पुलिस को बुलाएगा। दादी गुस्से में आ जाती हैं और उसे बेधड़क होने का आरोप लगाती हैं। 3 साल तक अपने परिवार पर निर्भर रहने के बाद याई चेन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने हमेशा उसका सम्मान किया है और उसके पोते के लिए कोई परेशानी नहीं डालेगा। फिर गंभीर मुद्रा में उसने अपनी एक ही गुजारिश जताई कि वो आखिरकार उसका तलाक मंजूर कर दे। बुजुर्ग महिला ने बात शुरू की कि ये शादी उसके दिवंगत पति की इच्छा थी, इसलिए उसने इसे बनाए रखा। ये सुनकर पार्टी के मेहमान आपस में वांग परिवार की स्थिति पर फुसफुसाने लगे। परिवार की मुखिया ने अपनी पोती की तारीफ करते हुए बात जारी रखी। शहर की एक खूबसूरती को देखकर कहा गया कि ये चेन उसके लायक नहीं है। उसने ऐलान कर दिया कि अब वो अपने पति की मार सहने वाली नहीं है और तुरंत ही ये चेन को घर से निकाल दिया। वोंगजियांग इस फैसले से बहुत खुश हुआ और जश्न मनाने के लिए वेटर को ड्रिंक सर्व करने को बुलाया। मेहमानों ने तुरंत परिवार को बधाई दी कि उन्होंने बेकार दामाद से छुटकारा पा लिया और कहा कि गियाओ किसी बेहतर के हकदार है। गियाओ की मां सुआन ने फिर बताया कि पिछले 3 सालों से ये जोड़ा अलग अलग कमरों में सोता रहा है। संपर्क वो जोर से चिल्लाती है ताकि सब सुन सकें कि उसकी बेटी अभी भी पूरी तरह से मासूम है, जिससे जियायो पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। हमारा नायक बस ठंडे और दूर के नजरिए से पूरी घटना को देखता है, इस सार्वजनिक अपमान को समझते हुए। हमारे मुख्य पात्र के मन में ये विचार आता है कि ये सब जियायो की अपनी मर्जी थी कि उसे अपने परिवार द्वारा एक सामान की तरह ट्रीट किया जाए। वो एक ग्लास वाइन उठाता है और अपनी पूर्व पत्नी को बधाई देता है कि अब वो अपनी काबिलियत के किसी इंसान को खोजने के लिए आज़ाद है। जियायो एक अहंकारी अंदाज में कहती है कि अगर वो घुटने टेककर भी विनती करे तो शायद वो तलाक पर फिर से सोच सकती है। या चेन गुस्से में आ गया और पूछा कि आखिर वो क्यों माफी मांगे जब धोखा तो उसने ही दिया था। उसकी हिम्मत देखकर वो बस चुपचाप हाथ में रखी वाइन का गिलास झुकाता है। 1 सेकंड बाद वो पूरा गिलास उसके चेहरे पर फेंक देता है और जोर से चिल्लाता है कि वो इसके लायक नहीं है।